डियर स्टूडेंट, हम आपको अभी EEPROM के बारे में बताया। अब आता है हमारा पहला मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, जो हमने पहले पढ़ा है EMROM। ठीक है, तो वो होता क्या है उसके बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। होता है ये सबसे पहला वाला रोम है। ये जो आजकल की दुनिया में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता। ये सबसे पहला वाला रोम है। ये आजकल की दुनिया में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता। ये रीड ओनली मेमोरी हार्ड वायर्ड डिवाइस है, मतलब READONLY MEMORY HARD हार्ड WIRED वायर्ड DEVICES डिवाइसेस, जिसमें पहले से प्री प्रोग्राम्ड डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर किया जाता है। इस तरह के मेमोरी काफ़ी महंगा हुआ करते थे उस ज़माने में। अभी EMROM कहीं भी नहीं मिला था। अब आता है दूसरा नंबर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यह एक ऐसा रीड ओनली मेमोरी है जिसको हम बस एक बार ही बदल सकते हैं। यहाँ पे बदलना मतलब PROM में कुछ नया प्रोग्राम डालना, और एक इसको अपडेट भी बोला जाता है। एक बार अपडेट करने के बाद कोई भी इसको दोबारा अपडेट नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट, यूजर ब्लैंक PROM खरीदता था और उसके बाद उसमें जो इंस्ट्रक्शन डालना चाहता वो डाल सकता था। इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ कमांड होते हैं जो कुछ काम करते हैं। इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग के ज़रिए इंस्ट्रक्शन डाला जाता है। इसको बार बार एक प्रोग्राम करने के बाद दोबारा इरेज नहीं कर सकते। तीसरा है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस रोम का एक और टाइप है। इसकी खासियत यह है कि इसको हम इरेज भी कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम्ड भी कर सकते हैं। इस मेमोरी में इरेज करने का तरीका काफ़ी अलग है, जिसमें आपको इस मेमोरी को 40 मिनट तक अल्ट्रा वायलेट लाइट से पास किया जाता है। क्या? अल्ट्रा वायलेट मोबाइल से पास किया जाता है, तब जाके ये मेमोरी खाली होती है। थोड़ा और विस्तार में बताते हैं। EEPROM इरेज का ही इस्तेमाल होता है। प्रोग्रामिंग करने का मतलब वही है अपडेट करना या फिर कुछ नया प्रोग्राम डालना। इसके अंदर चार्ज को डाला जाता है, जो कि करीब 10 सालों से भी ज़्यादा तक रखा जाता है, क्योंकि चार्ज को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए वो उस मेमोरी के अंदर रह जाता है। तो इसी चार्ज इंस्ट्रक्शन को इरेज करने के लिए
अल्ट्रा वायलेट लाइट को क्वार्टज क्रिस्टल विंडो एलईडी के जरिए पास किया जाता है। इस लाइट के प्रभाव से ही सब चार्ज इरेज हो जाता है। अब आता है हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जो ईईपी रोम है। टेक्नोलॉजी के बदलाव से रीड ओनली मेमोरी को बार बार बदलने की ज़रूरत पड़ी। इसी वजह से इस मेमोरी का इस्तेमाल हुआ। इसकी खासियत यह है कि इसको हम 10,000 बार इरेज कर सकते हैं। इसको हम 10,000 बार इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, और बस 4 से 10 मिलीसेकंड के अंदर हम इसको इरेज और प्रोग्राम्ड भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरी बातों को गौर से सुनिए, उसको नोट्स बनाइए, क्योंकि ये फिर मिलने वाला नहीं है। हम इसमें, ठीक है, तो हम इसमें मेमोरी के कोई भी लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी को हम इरेज और प्रोग्राम कर सकते हैं। हमको पूरे चिप को खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एडवांटेज की वजह से ये ईईपी रोम आसान है पर धीरे है। जो अब तक आप जान ही गए होंगे रोम क्या है और टाइप्स ऑफ रोम इन के बारे में क्या बताया हमने। अब आती है बात रोम काम कैसे करता है। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब आपके कंप्यूटर और एक, मान लो, पहाड़ या चट्टान में ज़्यादा अंतर नहीं होता। मतलब कि दोनों की कंप्यूटिंग पावर का समान ही होता है। इसलिए कुछ तो चाहिए जो कि आपके कंप्यूटर के भीतर होना चाहिए, जो कि ये बताए कि उसमें दूसरे हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डिस्क ड्राइव एंड अटैच्ड हैं, सभी अटैच्ड हैं। इसी को जनरली कहा जाता है वॉइस, BIOS। BIOS का होता है मतलब भले ही शुरुआत में आपका कंप्यूटर इतना ज़्यादा स्मार्ट न हो, लेकिन वॉइस चिप्स जो कि कंप्यूटर में होते हैं वो कंप्यूटर को मदद करते हैं। वो सभी स्टार्टअप रोटेशन को एक्सेस करने में जो स्टोर होते हैं एक डिस्क ड्राइव, और उसमें वो रोम का भी इस्तेमाल किया जाता है, डिस्क ड्राइव, और इसमें वो रैम का भी इस्तेमाल करते हैं। हमने गलती से आपको रोम बोल दिया था, जबकि होना चाहिए रैम का इस्तेमाल करते हैं। सभी प्रकार के कंप्यूटर कंपटीशन के लिए ये वॉइस स्टोर्ड होते हैं एक रोम चिप, अन्यथा कंप्यूटर को पता कैसे चले कि उसके साथ दूसरे क्या हार्डवेयर्स एसोसिएटेड हैं। रैम की तरह ही रोम चिप में भी कॉलम्स और रॉ के ग्रिड होते हैं, लेकिन जहाँ पर ये कॉलम्स और रॉ
करते हैं वो इन रोम चिप में फंडामेंटली अलग होते हैं। रैम चिप की तुलना में जहां रैम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, एक कैपेसिटर को टर्न ऑन या ऑफ करने के लिए, उसे इंस्ट्रक्शंस में एक्सेस करने के लिए, वहीं रोम डिवाइडेड का इस्तेमाल करते हैं। इस लाइन को कनेक्ट करने के लिए अगर उनकी वैल्यू 1 वहीं अगर उनकी वैल्यू 0 हो तब लाइन बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं होती है। अब रोम चिप क्या होता है? रोम चिप को सही ढंग से कार्य करने के लिए उसकी प्रोग्रामिंग पूरी तरह से परफेक्ट होना बहुत ही आवश्यक है डियर स्टूडेंट, और उसके साथ कंप्लीट डाटा का होना भी महत्वपूर्ण है। जब चिप को क्रिएट किया जा रहा होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप स्टैंडर्ड रोम चिप को दोबारा रिप्रोग्राम या री राइट नहीं कर सकते हैं। यदि कुछ गलत हो जाता है या कोई डाटा आपको अपडेट करना होता है, तब ऐसे में वो आपको रोम बदलना होता है या नया बनाना होता है। इसलिए रोम चिप के ओरिजिनल टेम्पलेट को क्रिएट करना बहुत ही कठिन होता है। वहीं इसमें बहुत से ट्रायल और एरर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको हमने रोम के बारे में बहुत कुछ बताया, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और पढ़िए। तो डियर स्टूडेंट, आपको रोम के बारे में जानकारी कुछ ना कुछ मिल गया होगा। तो एडवांटेज ऑफ रोम को मैं और बता दूं। इस प्राकृतिक नॉन वोलाटाइल है, जो कि प्रोग्राम स्थायी रूप से रखता है। इसके डाटा अपने आप नहीं बदलते हैं, बदलने से ही डाटा बदलता है। ये रैम से सस्ता होता है। रोम सस्ता होता है रैम से ज़्यादा भरोसेमंद, क्योंकि रैम में डाटा तब तक रहता है जब तक पावर सप्लाई रहता है ना। ठीक है, ये स्थिर है और जिसको बार बार रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें डाटा को बहुत सोच समझ के डाला जाता है, जिसको हम बार बार बदल नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट, तो और कुछ इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको समझना मुश्किल हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए भी रैम रोम जितना मैंने बताया उतना काफ़ी है। ठीक है, तो अब आगे की क्लास में हम आपको मेमोरी कार्ड के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बताते हैं अभी हम। डियर स्टूडेंट, तो आपको हमने रोम और रैम बताया। तो आज थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दे दूँ, जो आपको ज़रूरी होता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मैंने आपको बताया था, एक सॉफ्टवेयर दरअसल कंप्यूटर अपना कार्य अकेला नहीं कर सकता। जानते हैं ना, कंप्यूटर अपना काम अकेला नहीं कर सकता। कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए कुछ सहायक उपकरणों तथा प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम कोई सब्ज़ी खरीद के लाते हैं तो डायरेक्ट तो हमें सब्ज़ी बन के मिल नहीं जाएगी। उसके लिए अकेले अगर हम लोग आलू बैंगन लाएं तो अकेले आलू बैंगन बन जाएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए कई सामग्री चाहिए। सबसे पहले गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, नमक, तेल, सब कुछ चाहिए ना, तब वो जाके कहीं बन के आएगा। तो इसी तरह कंप्यूटर जो है अपना कार्य अकेले नहीं कर सकता।
कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए कुछ सहायक उपकरणों तथा प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है। ये उपकरण तथा प्रोग्राम्स ही कंप्यूटर को कार्य करने के लिए लायक बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? तो मैं शॉर्टली में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है। सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम्स का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। जो कंप्यूटर को कार्य विशेष को पूरा करने का निर्देश देता है। यह यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक निर्जीव है। निर्जीव मतलब बिना जान का है, उसके अंदर जान नहीं रहेगी अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते। सॉफ्टवेयर को जिस तरह से हार्डवेयर को छू सकते हैं, देख सकते हैं आंखों से, उस तरह से सॉफ्टवेयर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ना हाथ से छुआ जा सकता है, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। जैसे भौतिक अस्तित्व हार्डवेयर का होता है, यह एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है। ठीक है, तो यदि आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर मृत प्राणी के समान होगा, जो केवल लौह और अन्य धातुओं से बना एक डब्बा मात्र रह जाएगा। यदि आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र नहीं होता तो आप इस लेसन को अगर आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र नहीं होता तो कुछ पढ़ सकते थे, कुछ पढ़ने के या कुछ भी सर्च नहीं कर सकते थे। इसके अलावा MS ऑफिस, फोटोशॉप, एडोब रीडर सभी सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कंप्यूटर पर अलग अलग कार्य करने के योग्य बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि विदाउट सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में जान नहीं रहता। केवल हार्डवेयर रख लेने से कुछ नहीं होता जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर जैसी कुछ न रहे। सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में जान फूंकता है, उसे काम करने के योग्य बनाता है और सॉफ्टवेयर की मदद से ही आप कंप्यूटर से अपना मनपसंद कार्य करवा पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका, ये सब बताएंगे हम आपको। लेकिन सबसे पहले सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हम जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताए थे सॉफ्टवेयर के बारे में, तो अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स बता दें। हम कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। जैसा कि सभी बच्चे जानते होंगे कि कंप्यूटर का उपयोग सभी कार्यों में, लगभग माने तो सभी कार्यों में होने लगा है कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, विभिन्न कार्यों में होने लगा है। तो रही बात ये सभी प्रकार के काम केवल एक सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे नहीं किए जा सकते। ठीक, ये सभी प्रकार के कार्य केवल सॉफ्टवेयर की मदद से पूरे नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए काम की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर बना दिया, तो क्या आप लोग उस फोटोशॉप पे पेंट भी, मान लीजिए ड्राइंग तो हो जाएगा उस पर, लेकिन अगर आपको कोई टेक्स्ट टाइप करना है, लेटर टाइप करना है या डाटा एंट्री करनी है, एक्सेल का काम करना है, ऑफिशियल वर्क करना है, तो क्या फ़ोटोशॉप में हो सकता है? नहीं। तो इसलिए जिस तरह का काम उस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर को 2 वर्गों में बांटा गया है। मतलब नहीं समझ में आने के लिए, जब पढ़ाई करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए, समझने के लिए सॉफ्टवेयर को दो प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहला था, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, 2 टाइप्स इन सॉफ्टवेयर। कौन सा? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर का प्रबंध
एवं नियंत्रण करता है, जो हार्डवेयर का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है, और हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर के बीच क्रिया करने देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई प्रकार हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई प्रकार हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटरों प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है, जैसे विंडो, MS-OS, लिनक्स, एंड्रॉयड। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एक सॉफ्टवेयर और आता है यूटिलिटीज़, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यूटिलिटी क्या है? जो सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है यूटिलिटी को। यह कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन तथा सुरक्षा का कार्य करते हैं, लेकिन इनका हार्डवेयर से सीधा संपर्क नहीं होता है, जैसे डिस्क, रेफ्रिजरेटर, एंटीवायरस प्रोग्राम आदि यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा सॉफ्टवेयर, तो हम कल की क्लास में मिलेंगे आपको सॉफ्टवेयर लेके। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए और अपना ख्याल रखिए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।